अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हाउ विल अ वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इंपैक्ट इंडिया दी जिनके डायलॉग मेजर गोरावारे के वीडियो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। वाली सकलानिक बार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, और अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा। इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता है नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात यह बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे। अगर ये जो लड़ाई ईरान की है ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों ने काफी डिमांड करी कि साहब भारत पे क्या असर आएगा जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, और अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इंपैक्ट आएगा। तो ये एक मैप हमने तैयार करा है दोस्तों, और इस स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली भारत की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि चाबहार पोर्ट पे भारत ने अरबों रुपए डाल दिए और अरबों डॉलर डाल दिए, इसकी वजह से नहीं। इन्वेस्टमेंट एट अ ब्रॉडर स्केल, है ना। कुछ कहीं पे हुआ, हमारी जिंदगी में इंपैक्ट कैसे हो सकता है, आज मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो है कि शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ा है, और शेयर मार्केट पे ऐसा असर पड़ा है कि एक हल्का सा पैनिक आ गया शेयर मार्केट में। जब भी लड़ाई होती है, जब भी सप्लाई चेन्स इंपैक्ट होती है, जब भी ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट होती है, तो क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई है ऑयल की वो हो गई कम, डिमांड हो गया ज्यादा, इसका मतलब दाम बढ़ गया। तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर हर चीज का दाम बढ़ेगा। तो आज इस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी कॉरिडोर्स हैं जिसमें भारत एक्टिव है, भारत की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, और किस तरीके से अगर इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता है नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। यह काम अगर इजराइल करता है तो फिर होगा क्या, और अंत में भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें दो मेन कॉरिडोर हैं जिनके रूट पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप रूट समझ लेंगे, आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। जब भी कंफ्यूजन हो, नक्शा खोल के देखिए, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रूस ने भारत में 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा, यही रूट इस्तेमाल करके। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये कुछ रूट्स हैं, ये कुछ कॉरिडोर्स हैं जो बड़े इंपैक्टफुल हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। पहले 2 कॉरिडोर्स हैं। पहला वाला INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। साउथ से शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुंबई से डायरेक्टली ये जाती है बंदर अब्बास, यहां से ये पहुंचती है बंदर अब्बास। ठीक है, बंदर अब्बास से ये नॉर्थ की ओर जाके देख रहे हैं आप, डॉटेड लाइन है, ये पहुंची बाकू, और बाकू से अस्त्राखान। ये आपकी कॉरिडोर है, मुंबई से शुरू होती है। ये स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई, यहां पे पहुंची, यहां से सीधा इसने फिर नॉर्थ लिया, पहुंची मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से दोस्तों ये जो फिनलैंड है, ये पूरा एरिया है। चाहे आप फिनलैंड की बात करें, चाहे आप नॉर्वे की बात करें, चाहे आप डेनमार्क की बात करें, यहां से ब्रांच आउट जहां पे इसका मन है कर सकता है। राइट,
इस एरिया को हम कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप। ये एरिया हमारा हो गया, ये वाला एरिया है, इसको दिस एंटायर एरिया वी कॉल वेस्टर्न यूरोप, जिसमें आपका ये वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, ये। अब ईस्टर्न यूरोप ये है दोस्तों, जहां पे यूक्रेन का आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है इसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, खासतौर से यूक्रेन वाला एरिया जो कि रूस को छू रहा है, जहां पे लड़ाई चल रही है। अब 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा इस कॉरिडोर की। मुंबई से बंदर अब्बास, बंदर अब्बास कहां है? ईरान में है। ये नॉर्थ जाता है बाकू, अस्तराखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद ऑफ टू नॉर्दर्न यूरोप। ये कॉरिडोर है, ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस कॉरिडोर में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है? ये कॉरिडोर है किसके लिए बाय द वे? ये जो कॉरिडोर है, जैसा इसका नाम मैंने आपको बताया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ है, सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ है, इंडिया साउथ है, नॉर्थ से साउथ आ रही है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ। और ये चल चुकी है, ये एक्टिव है। अच्छा, ये जो एरिया है बंदर अब्बास का, बंदर अब्बास का एरिया आता कहां पे है दोस्तों? बंदर अब्बास है कहां पे? बंदर अब्बास ईरान में है। तो जाहिर सी बात है कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, बंदर अब्बास इंपैक्ट होगा। चलिए मैं आपको दोबारा एक बार इस चीज को समझाता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। आफ्टर ऑल, हम जब बात करते हैं हमारे ट्रेड की, कि हमारे ट्रेड को इंपैक्ट कहां से पड़ रहा है, ये एरिया बंदर अब्बास का है, यहां से इंपैक्ट पड़ेगा सीधा का सीधा। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, यहां से जो भी आएगा नीचे, जाहिर सी बात है यहां पे रुक जाएगा, क्योंकि आना इसको यहीं से है, इट हैज टू कम हियर ओनली। ये चीज यहां पे रुक जाएगी। अब दूसरी चीज है कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला एरिया आप लगा लीजिए, ये बीच वाला एरिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब आप समझ गए कि भारत को क्या इंपैक्ट होगा। ये जो एरिया है, दिस एरिया स्मॉल, ये है, और ये डायरेक्टली ईरान के नीचे है। अगर यहां पे फसाद होता है, अगर यहां पे जंग होती है, तो भारत का ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई रुकेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल अगर आप यहां पे वेस्ट की ओर चले जाएं, तो ये है कतर। कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कतर वही जगह है जहां पे हमारे 8 नेवी वालों को पकड़ लिया था और सजाए मौत सुनाई थी। फिर डोवाल साहब गए, फिर उनको छोड़ा गया, फिर बाद में मोदी जी उनके जो अमीर है, जो शेख है कतर का, उससे मिले। उसी वक्त हमारा 20 साल की डील साइन हुई थी कतर के साथ कि आप हमें LNG देंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये भारत की जो गैस है, वो बहुत भारी मात्रा में कतर से आती है। और अगर हम कहते हैं कतर से आती है, तो कतर से आती कैसे है? मुंबई आती है ना, कतर से आती है तो यहीं से आती है, इधर ही से आती है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर फसाद होता है, तो भारत में गैस के दाम बढ़ेंगे, ये बात तय है। अच्छा, क्या ये सारी चीजें ईरान को पता है? बिल्कुल ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात यह बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे, भारत कुछ करे और इजराइल को मनाए, इजराइल को पुचकारे, इजराइल को बोले यार ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, इसमें कुछ हासिल नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है ईरान? क्या ईरान एक जिसको कहते हैं कि दिल का भला हो गया है? ईरान नहीं, ईरान को पता है यहां पर फसाद होगा, भारत के इंटरेस्ट में पीस है, क्योंकि भारत में हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों हर चीज कनेक्ट रहती है। अब हम आते हैं दूसरा, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों, ये भी यहां से आता है, बिल्कुल यहां, ये भी मुंबई से शुरू हो रहा है, ये मुंबई से शुरू हो रहा है यहां पे दोस्तों, राइट, और यहां से ये हल्का सा साउथ वेस्ट आएगा, राइट, और साउथ वेस्ट ये देखिए, ये ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये एरिया है, और यहां से होते हुए, रियाद से होते हुए ये ऊपर चला गया जॉर्डन,
और जॉर्डन से चला गया इजराइल, और इजराइल से सीधा पार करके ये देखिए हाइफा पोर्ट है यहां पे, अदानी वाला पोर्ट जो है ना, यस, ये पहुंच गया ग्रीस। ग्रीस कहां पे है? ग्रीस यूरोप में है दोस्तों, ग्रीस यूरोप में है, यानी कि भारत की ट्रेड यूरोप से, अच्छा ग्रीस एक बार ये पहुंच गया, फिर ग्रीस से ये यहां पे ये इट कैन गो टू ईस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू वेस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू नॉर्दर्न यूरोप, यानी कि कहीं पे भी जा सकता है यहां से यार, यहां पे जाए जैसे भी जाए। एक बार यूरोप पहुंच गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप पहुंचा सकते। ये जो मामला है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोस्तों इसको मैं एक बार आपको दोबारा समझाना चाहता हूं कि अगर लड़ाई होती है तो हमें किस प्रकार से ये इंपैक्ट करेगा। देखिए साहब, हमारी ट्रेड इससे भी शुरू हो रही है धीरे धीरे, राइट। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हो चुकी है, इस वाले पे काम चल रहा है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे काम चल रहा है। इससे फ्यूचर में हमारा इंपैक्ट होगा। मैं फिर से कहता हूं कि ये देखिए साहब, ये यूएई है, मुंबई से डायरेक्टली आप यूएई आते हैं, ठीक है। यूएई से आप हल्का सा इधर आएंगे, ये ओमान है, ये यूएई है, यहां से आप गए सीधा सऊदी अरब, सऊदी सीधा जॉर्डन, जॉर्डन से ये हाइफा पोर्ट में दोबारा इनको यहां से रोड से या ट्रेन से आएंगे, यहां पे दोबारा इनको शिप में डाला जाएगा, समुंदर से लेके यहां पे सीधा ये ग्रीस पहुंचेंगे। और एक बार ग्रीस पहुंच गए, ग्रीस के बाद इनको जहां पे ले जाना है यूरोप में डाल सकते हैं। ये जब इस एरिया में आएगा, अब आप देखिए इस एरिया को दोबारा, ये जब इस एरिया में आएगा, यहां पे कलेश है, तो ये इंडिया को इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन है एक दो, अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको मैप में समझा दी, अब मैप ही में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है ना, INSTC, IMAC ये सब दिखा के कि समस्या कहां पे भारत फंस जाएगा। अब मैं आपको समाधान की ओर ले जाता हूं, सिंपल सी बात है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों यहां पे कलेश होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये बंदर अब्बास में कलेश होगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट है, और दोनों में फासला कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब यहां पे लड़ाई होगी और यहां से इंडिया को इंपैक्ट होगा, जो कि सबसे पॉपुलेटेड देश है पूरे दुनिया में, 1.4 बिलियन से ज्यादा यहां पे लोग रहते हैं, एनर्जी क्राइसिस होता है, हम जिसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। एक तो सिक्योरिटी होती है दोस्तों ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपके राफेल भी आ गए, आपके INS विक्रांत भी आ गया, इसमें आपके हेलीकॉप्टर भी आ गए, भारतीय सेना भी आ गई, नेवी, एयरफोर्स, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है एनर्जी की, वाटर की, फूड की, यानी कि ये भी सिक्योरिटी में शामिल है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, राइट। ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। भारत की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। भारत को कोई फिजिकली हार्म नहीं है, भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिससे आप बोलेंगे साहब भारत पे ही अटैक हो गया है, कुछ हो गया। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाता है यहां पे, अगर ये जो लड़ाई ईरान की है, ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लें, लेकिन अगर इस एरिया में तेल रुकता है तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। यह है तेहरान। हमने बात करी थी 2-3 दिन पहले रेजिम चेंज की। रेजिम चेंज क्या होता है दोस्तों? यानी कि यहां पे जो सरकार बैठी है तेहरान में, तख्ता पलट इसेंशियली। यानी कि ये कह रहे हैं कि साहब ईरान के लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी खमेनेई से है। इसको हटाओ, अपने मनमर्जी की सरकार लेकर आओ, तुम्हें जो करना करो, तुम्हारा देश है, राइट। आज की तारीख में ईरान ने एक गेम खेला। गेम क्या खेला? अब मैं आपको ईरान का गेम बताता हूं। ईरान ने, ये देखिए, ये है तेहरान। तेहरान ने इराक में, तेहरान ने सीरिया में, तेहरान ने लेबनान में, तेहरान ने यहां पे इधर कोने में, हर जगह इन्होंने यहां पे ये क्या है साहब? ये हुथी हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं H, आपको याद रहेगा, हुथी हैं यहां पे साउथ यमन में। इस पूरे एरिया में, ये रेड सी वाला एरिया जो है, इधर पूरा का पूरा तेहरान ने अपना जोर और अपना दबदबा कायम करके रखा है। कैसे? डायरेक्टली नहीं दोस्तों, आतंकवादी भेज के, ठीक है। कहीं पे हुथी हैं, कहीं पे इनके हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सब इनके थ्रू, और ऐसे दर्जन भर
प्रॉक्सीज, दर्जन भर टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फैला रखे हैं। अब होगा ये कि जब ईरान में तख्ता पलट की बात होगी कि साहब ईरान में तख्ता पलट है और ईरान में एक दूसरी सरकार आएगी, उससे सारी की सारी चीजें काम डाउन हो जाएंगी। यहां पे अगर हम ये बोलें कि भाई ईरान के, आपके तेहरान के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, या आपके पास यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, आप अगर इन पे अटैक करेंगे, राइट, ईरान क्या करेगा? सबसे पहले ईरान इसको चोक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको पता है कि दुनिया भर की ट्रेड यहां से बहुत इंपैक्ट होगी, हाहाकार मचेगी, हाहाकार मचेगी। भारत डायरेक्टली फोन करेगा, देखो यहां से फोन गया भैया, दिल्ली से फोन जाएगा इजराइल, यार क्यों लड़ रहे हो? चाइना, बीजिंग, भैया बीजिंग से कॉल जाएगा, ठक, क्यों लड़ रहे हो दादा, मत लड़ो यार, तेल हमारा बंद हो रहा है। ये आप लगा लो, यहां पे और जगह हैं आपके, एक कॉल बेचारा श्रीलंका भी करेगा, यहां से मलेशिया से, यहां से भाई थाईलैंड से, ये कंबोडिया, आपका जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये पूरे रेड एरोज जितने भी हैं ना, यहां से टकाटक ये पूरे रेड एरोज आ रहे हैं यहां से, ठीक है ना, ये सिंगापुर से सारे रेड एरोज, यानी कि पूरा दुनिया जो है मिल के इजराइल को, ठीक है, ये बोलेगी कि बंद करो लड़ाई, बंद करो लड़ाई। अच्छा, इजराइल बोलेगा यार ये बड़ी अच्छी बात है, जब ईरान का मन चाहे हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, हम जो बात कर रहे थे, अब आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इजराइल ने ऑपरेशन करे हैं, इजराइल ने कोई ऑपरेशन ईरान के खिलाफ नहीं करा दोस्तों। इजराइल ने अभी तक ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया डायरेक्टली, ईरान की जमीन पे अटैक नहीं करा, ईरान ने इजराइल की जमीन पे अटैक करा। ईरान कह रहा है कि तुम, अच्छा ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही, मैं 1 मिनट आपको ना थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको भैया कर देते हैं ऊपर, राइट। दोस्तों ये मैप में आपको बताता हूं, ये जरूरी है समझना, ये इजराइल है यहां पे। अब देखो, है ना, ये यहां से ईरान जो है, चाहे यहां पे हूथी हो, यहां पे हमास हो, यहां पे हिजबुल्लाह हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे यहां से ईरान से कंट्रोल्ड है, तेहरान से कंट्रोल्ड है। इजराइल ने जो भी वार करा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ करा है, हमास के खिलाफ करा है, यहां पे हूथियों के खिलाफ करा है, ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा अभी तक, ईरान के खिलाफ नहीं कर रहा हो। अब जो ईरान है वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा है, और इसने दुनिया को, एटलीस्ट मुस्लिम दुनिया को यह कन्विंस कर दिया है कि भाई देखो, अगर तुम इनके खिलाफ लड़ रहे हो ना, इसका मतलब तुम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर तुम हमास वालों के साथ लड़ रहे हो, इसका मतलब तुम मुसलमानों के साथ लड़, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सारे के सारे प्रॉक्सीज हैं, किराए के टट्टू हैं, जो कि ईरान के पैसे से लड़ते हैं। तो इसमें सबसे जो सेफ गेम है वेस्ट के लिए, और जिससे मैं भी पूरा अग्री करता हूं दोस्तों, जो बेस्ट गेम है वो है तेहरान में तख्ता पलट। खोमेनी को निपटाओ, उसको भेजो, यहां पे बगावत करवाओ ईरान में, यहां के लोगों को बोलो कि तुम झंडा ऊपर करके अपना ईरान, अब देखो ना, पूरे शाह ऑफ ईरान वाला झंडा लेके लोग एम्बेसी के बाद घूम रहे हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग आ गए। आपको क्या लगता है CIA वगैरह उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी, मोसाद उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी? उनके दिल में जज्बा तो है ही, नफरत तो वो करते ही हैं, राइट। और ये लोग बड़े अमीर हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, और अपने देश को भी मिस करते हैं, लेकिन वापस अपने देश ईरान वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मार दिया जाएगा वहां पे, वॉट एवर द रीजन। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वो कहते हैं यार कि हमारा देश है यार, लेट्स टेक इट बैक फ्रॉम दीज मैड मुल्लास। अब ये लोग यहां पे पूरा का पूरा आप देखेंगे यूरोप में और जगह ये सारी चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ये सिर्फ बम मार के तेहरान में और तेहरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करके, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर पे मारो, ही हैज गिवन दैट स्टेटमेंट, लेकिन उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत का तो नुकसान यह है 90%, हमारा 90% खेला ही यहां से यार, तेल का, ऑयल एंड गैस का 90%। जस्ट इमेजिन दोस्तों, तरीका यही है, ईरान के अंदर तख्ता पलट, और ईरान के अंदर ईरान के ही लोग खमेनेई को
उसके बाल पकड़ के सड़क पर घसीटें और उसकी कहानी खत्म कर दें। फिर आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अरेबियन सी में कोई दिक्कत नहीं है। पर्शियन गल्फ, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दोबारा आपको बता रहा हूं, ये पर्शियन गल्फ है, यहां पे अरेबियन सी वाला एरिया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो कॉरिडोर है, दोनों कॉरिडोर में आपके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं है आपके। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं। और फिर इंडिया कुछ हद तक, देखिए 100% तो कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इंडिया इन सबसे आइसोलेट और इंसुलेट हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूं किस तरीके से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी जगह से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि अगर इजराइल की और ईरान का कोई बड़े लेवल पर युद्ध अगर छिड़ता है तो उससे हमारे वाला जो हिस्सा है उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। खुसूसी तौर पर जो इंडिया है ना उसको तो नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उससे ये नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इंडिया की बहुत हाई लेवल पर ईरान के साथ जो तेल वाली गेम हो रही है ना, तेल वाली जो ट्रेड हो रही है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर ये प्लानिंग इसराइल की तरफ से जो की जा रही है कि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जहां पे उसने पेट्रोल जाहिर किया हुआ है, ऐसी जगहों पर अटैक किया जाए तो उससे इंडिया में ये इम्पैक्ट आएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है ना वो एकदम से बढ़ जाएंगी और पूरी दुनिया में बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। और दूसरी चीज ये कि जो जबरदस्त तरीके से कॉरिडोर इंडिया इतनी मेहनत से वो कर रहे हैं, तो इंडिया की समझ लें कि एक मजबूरी है ईरान को डिफेंड करना, ईरान का साथ देना। ईरान इसीलिए ही स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के साथ कि इंडिया मेरा साथ दे। अभी तक अगर ईरान के बैक साइड पर कोई थपकी लगाने वाला कंट्री है तो वो रूस है। इसराइल के साथ डायरेक्टली मुकाबला करने की तो इतनी ताकत ही नहीं रखता ईरान। अभी ये जो कह रहे हैं जी कि ईरान ने 180 मिसाइल छोड़ दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो मिसाइल भाई दिए किसने हैं? वो रूस ने प्रोवाइड किए हैं, वो रूस की थपकी थी। इसलिए इसराइल जो है ये सारी हिकमत अमली को जानता है कि ईरान जो है इसकी बैक साइड पर थपकी लगाने वाला कंट्री कौन है। ईरान खुद ताकतवर इतना नहीं है, लेकिन जितना ताकतवर क्या नाम है इनका, रूस है। रूस सपोर्ट फुल कर रहा है, लेकिन अभी ईरान चाहता है कि इंडिया भी सपोर्ट करे। और पाकिस्तान की रही बात, तो पाकिस्तान में ये जंग छिड़ने का कोई खास तौर पर चांस लगता नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहेगा। जिस तरह से मामलात अभी ये तय पा रही हैं, क्योंकि रूस के साथ भी काफी सारे मामलात अच्छे पाकिस्तान के हो रहे हैं। पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया हम्म। मैंने तो सुना है, अगले दिन स्टेटमेंट दिया, उसमें यही कहा है कि हम भाई न्यूट्रल है, सुनने में आ रहा हमने है। किसी के साथ भी नहीं है। तो इसलिए ईरान जो है ना, ईरान का साथ दे रहा है जी, इन्वॉल्व हो रहा ओह अच्छा, चले ये भी एक सरप्राइजली बात है। मुझे तो यही लगा कि शायद हो सकता है ईरान के खिलाफ अमेरिका यूज करेगा। हाँ है। हमें तो लगता यही था, लेकिन स्टेटमेंट जो आई है वो अभी वो हर जगह पे चल रही है। अभी स्टेटमेंट जो भी आई होगी, लेकिन ये है कि ऊपर जो बैठा है अमेरिका उसकी भी स्टेटमेंट आएगी ना, पता फिर नहीं वो उसका इम्प्लीमेंट कर रहे थे या नहीं, लेकिन वही एक ना ने अपनी उसकी तरफ से कॉल बता आएगी, दिया ना। वो तो नहीं ना करने देगा, वो हो सकता है तो सियासी अपने नोक पे हो। इसराइल का साथ दिलवाएगा ना, चाहे जैसे भी हो। ये तो ठीक है, हो अमेरिका सकता है डबल सियासी गेम नोक पे हो। करना चाहता है यहाँ पे। ईरान भी उसका दुश्मन है, और अगर देखा जाए तो भारत की जो पावर है ना, जो तरक्की है, वो भी उसकी आंख में रड़क रही है, वो भी उसको चुभ रही है, क्योंकि वो चाहता है कि एक तीर से डबल शिकार करे, ईरान को भी काउंटर कर ले। और भारत जो है ना, इसका इतना बड़ा जो मंसूबा चल रहा है ईरान में, कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, उससे जारी बात है बहुत सारी तरक्की भारत में होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो फिर अगर देखा जाए तो डायरेक्टली फर्क भारत को इस चीज का जाएगा। तो वो भारत को भी ऊपर नहीं आने देना चाहता और ईरान को भी काउंटर करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट वो मैदान में नहीं आता। हमेशा उसने दूसरे ही कंट्रियों को यूज किया है। बिल्कुल, वो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर रणेका बन रही है तो फिर ज़ाहिर इम्पैक्ट पड़ेगा। खाली ईरान से नहीं, पूरे यूरोप के साथ जो ट्रेड होती है वो सारी रुक जाएगी, और मुआशी तौर पे जो है वो इंडिया पे फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी सारी ऐसी जानकारी दी है, यकीन करें सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि कहाँ से ट्रेड हो रही है, कैसे हो रही है, इंडिया ने जो है वो जाल कैसे बिछाया हुआ है।
और उसका नुकसान कहाँ पे हो सकता है। तो फिर उन्होंने जो है वो नक्शे से जो है वो बताया है, जो मैं कहता हूँ कि ये अच्छा तरीका है, इससे जो है वो समझ भी आ जाती है कि कहाँ पे जो है वो स्ट्रेट ऑफ हमजू है, हारमूज है, हार्मोन। हारमूज। तो उसके साथ जो है वो कैसे कनेक्शन बनता है, वो कैसे जो है वो इस चीज़ पे का शिकार बन सकती है, और उससे जो है वो इंडिया में जो है इकॉनॉमिकली जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। गैस पेट्रोल ये महंगा हो जाएगा। खैर पेट्रोल तो जो है वो तो ज़्यादा रशिया से भी आ जाता है, लेकिन जो सप्लाई है, वो सप्लाई चेन है, वो रुक जाएगी। तो जब वो रुकेगी तो चीज़ें आसमान पे पहुंचेंगी, तो ऐसा उस है। चीज़ पे जो है वो असरअंदाज हो सकता है। बाकी अगर कहें कि जंग जो है वो जिस्मानी तौर पे या मिलिट्री लेवल पे, वो नहीं इंडिया में जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान की हद वो तक नहीं ही रहेगी, जाएगी वो वो। नहीं जाती है। बिल्कुल। ये इन्होंने क्लियर वैसे किया है। और बाकी जो है वो यूरोप के साथ जितनी भी ट्रेड है वो रुक जाएगी, और चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो वो रुक जाएगी, और इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। और दोनों का कॉरिडोर कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, तो दोनों का जो है वो रास्ता वहाँ पे जाके एक पॉइंट उन्होंने बताया कि ईरान में, और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उधर जाके जो है मिल रहा है, और वहीं पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वहाँ पे हमला होता है ईरान, जाहिर है वो डिस्टर्ब होगा फिर रास्ता, तो उस रास्ते पे जो है वो मसले बड़े बनेंगे। और काफ़ी सारी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, काफ़ी सारी समझ आ गई इस बात पे। और जो कहते हैं कि ये जंग आगे भी चलेगी, ये होगा वो होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा जंग अगर छिड़ती है जाहिर तो। और बात यहाँ है जी, पे बहुत सुनने में ज्यादा आया प्रॉब्लम बन चाहे सकती है। मुआशी तौर पे हो, चाहे दूसरी कुछ लोग कंट्रीज में दूसरा हिसाब भी हो जाएगा खाना जंगियों का भी। तो कुछ कंट्री में सिर्फ मुआशी, जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे मुआशी जो है वो एक बहरान आएगा। लेकिन ये है कि ये इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। ये उन पे हाँ ज्यादा, उन कंट्री पे ज्यादा होगा जो बीच में आती है, मतलब स्ट्रेट ऑन वन है ना, आमने सामने। जो आमने सामने में मिड में जो कंट्रीज आएंगी उन पे इम्पैक्ट ज्यादा और होगा। जो साइड कंट्रीज है उनमें ट्रेडिंग वगैरह का उन ज्यादा पे तो बिल्कुल, जो प्रॉब्लम। जो जंग किए बीच में बगैर आ रही हैं वो तो वैसे ही इराक है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, तो वो तो वैसे ही बीच में शामिल है ना। बिल्कुल। वो और तो सारे जंग बीच किए में बगैर भी जो नई वो तो पहले पॉलिसी ही जा लेकर रहे आ रही है हैं। ना, जो नई पॉलिसी अमेरिका लेकर आ रहा है ईरान में, जंग किए बगैर वो तख्ता पलटने वाली जो पॉलिसी है ना, वो लग रहा है कि हो सकता है उसमें वो कामयाब हो जाए। अगर उस पॉलिसी में वो कामयाब होते हैं तो समझ लें कि जो अभी ईरान में वो ज्यादा एहतजाज करने वाला जो लीडर है, जो अवाम के साथ खड़ा है और अवाम को सपोर्ट कर रहा है कि हिजाब ना पहने, ओपन माइंड रहें, खुला माहौल होना चाहिए, आप लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, वो अमेरिका का बाशिंदा है। जैसे उन्होंने मोहम्मद यूनुस को फेमस किया था, वैसे ही उस लीडर को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अपना कारिंदा तैयार रखते हैं किसी भी कंट्री में, अमेरिका उन्होंने छोड़ा वैसे होता है। रजीम चेंज करने में तो माहिर है ना, हाँ इसमें तो बिल्कुल, कोई म्यांमार शक का नहीं है, वो तख्ता कर उल्ट भी दिया, पाकिस्तान देगा। में भी हुआ है। म्यांमार का तख्ता उल्ट दिया। अच्छा, अब म्यांमार का भी उल्ट दिया, उल्ट बांग्लादेश दिया, का भी, उल्ट दिया। म्यांमार का भी उल्ट दिया, हाँ पाकिस्तान का भी उल्ट दिया, बिल्कुल। श्रीलंका का भी उल्ट दिया। अब नंबर ईरान का लगा हुआ नहीं, है अब और इतना ये तो यार पॉलिसी दूसरे लेकर मुल्कों को और लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि यार अमेरिका क्या कर रहा है, किस तरह उनकी स्ट्रेटजी होती है असल और में किस तरह मसला वो पता है करते क्या हैं। होता है, प्रॉब्लम होती है ना एक मुल्क में, उस प्रॉब्लम को हवा दी जाती है, उस प्रॉब्लम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम पे फिर फंडिंग की जाती है, कोई लीडर एक बना दिया। अब जैसे कि पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को पकड़ लें, हम्म। ठीक है, वो उस पे जो है मुद्दा उठा दें, अमेरिका पीछे सपोर्ट करता रहे। हाँ लोग तो बिल्कुल। जो है वो ये तो नहीं समझते कि इनको फंडिंग हो रही है अमेरिका से, हाँ लोग तो यही समझेंगे ना कि ये हक के लिए निकले हुए हैं, ये सारे, अभी ये ईरान में सारा कुछ ये ये हो जो रहा है, पॉलिसी निकली अवाम तो हुई उनका है कि साथ देगी फिर। अवाम को जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अवाम को आज़ादी राय है, और वो बिल्कुल अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो अवाम तो खुश है इस बात ये से हाँ, कि सच यार कोई झूठ का शुक्र फिर है कैसे पता हमारी आवाज चलेगा? बन रहे यही हैं। तो समझ नहीं ये आती, मतलब जब तख्तला पलटता है तब पीछे पता चलता है कि इस इसका हाथ था, ये था, कहानी वो कुछ था, और ये है। बाद में पता चलता अब है। पाकिस्तान की स्टेटमेंट आ रही है जी, मैं एक दो खबर देख रहा था, तो बड़े सीनियर साहब हैं जो रिपोर्ट्स दे रहे थे, और वो गलत नहीं देते। एक यंगस्टर भी है बीच में, और बड़ा अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो डिटेलिंग वीडियो निकाल के लाते हैं, और एक किस्म का कह लें कि ऑथेंटिक होती है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देने वाला है। मुझे वो खबर सुन के तो एक बार शॉक लगा, लेकिन सेकंड थॉट जेन में आई कि यार पाकिस्तान भी अब ना, जो सियासी ऊपर बंदे बैठे हुए ना, उनको भी पता चल गया कि सियासत करनी कैसे है ओरिजिनल, इस अवाम के साथ खेलना कैसे है, इसे चूरन कैसे देनी है। मुझे लग रहा है वो चूरन दे रहे हैं इसे। यूएन में भी नहीं हम्म। जाके जो तकरीर की है, या जो भी इसराइल के वक्त उठ के आ गए और वहां पे तकरीर की, थूक लगा हाँ के हाँ वर्के हाँ। पलट रहे थे,
तो वो भी सारा ड्रामा, इनको पता है कि इमरान खान ये सारा कुछ करता रहा है, तो लोग जो है इमरान खान के साथ लग गए। ये इमरान खान बनना चाहते हैं और ये वो सारी एक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को पता है यार सारा। बिल्कुल। अब ये अमेरिका ने इंटरनेशनली कहना लेवल पर है अगर देखा जाए ना किसी भी कंट्री को, तो किसी भी कंट्री के साथ ये दावा नहीं किया जा सकता कि फलां कंट्री जो है वो हमारा फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है, या फलां कंट्री जो है हमारा दुश्मन है। ये इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो ये जो है ना पासे ये पलटते रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये वही ईरान है जिसकी बड़ी पुरानी दोस्ती थी इजराइल के साथ। इजराइल के साथ बड़ा ग्रेट रिलेशन था, अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आप देख लें कैसे हालात चल रहे हैं 50 साल पीछे अगर देखा जाए तो। इसलिए ये कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंटरनेशनली लेवल पर जो होते हैं ना कंट्रियों का प्रॉब्लम, वो सिर्फ मफाद परस्ती की बिना पर होता है। जिस कंट्री को लगता है कि हमारा वहां से मफाद है, वहां पे वो डील हो जाती है। बिल्कुल। और ये जो है वो अभी जो इन्होंने डिटेल दी है, और ये तो दुनिया पूरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा माशी तौर पे, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वो बंद होता है तो जाहिर है यार सप्लाई चेन रुकेगी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, तो यूरोप में भी सारा कुछ महंगाई होगी, और बाकी यहाँ पे कंट्रियों में भी होगी। और एनर्जी के रिसोर्सेज अगर बंद होते हैं तो फिर बहुत मसला होता है मुल्क के लिए। अभी जैसे कि पाकिस्तान में देख लें कितनी शॉर्टेज होती रही है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता रहा है, कितनी। वही कह रहा हूँ ना कि ये होता है, और ये एनर्जी सप्लाई जो है ना ये नहीं रुकनी चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि नॉन ट्रेडिशनल जो अपना सिक्योरिटी है वो उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, और बाकी पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान में तो मिलिट्री जंग भी जो है वो पहुंचे, तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा भाई। पॉइंट अगर देखा जाए इजराइल की तरफ से, तो बिल्कुल वो जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं उसमें हिजबुल्लाह आ जाता है, हमास आ जाती है, हुती आ जाते हैं। वो इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है। किसी भी कंट्री के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली हमला नहीं किया, लेकिन यहाँ से शुरुआत ईरान ने कर दी है। अब इसका रिस्पॉन्स इजराइल की तरफ से क्या आने वाला है ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलें जी देखते हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम बदला लेंगे, और ईरान का भी मैंने सुना है कि वो भी कह रहा है जी हमने 200 हथियारे और जो 200 पता नहीं हथियार और रशिया रख लिए हैं, वो भी चलाने हैं। अब देखते हैं क्या होता है यार। रशिया ईरान की तरफ रशिया तो ईरान की तरफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जो भी है रशिया उसके साथ ही देगा। इजराइल ने जो F-35 दिए हैं, रशिया ने अपने कोई हैं उनके देगा वो देगा उन्होंने जो लेटेस्ट थे उनके बिल्कुल मद्दे मुकाबल वो उन्होंने ईरान को देने का रशिया फैसला देगा। रशिया तो चाहेगा ना, रशिया क्योंकि जो है- वो सारा बदला जो उसके घर भी आग लगी है ना, तो वो सारे अमेरिका से लेगा बदला। अमेरिका उधर जो है यूक्रेन को सपोर्ट करता है ना, तो ज़ाहिर दुश्मन का दुश्मन मैं दोस्त। रिपोर्ट देख रहा था उसमें जो आयरन डोम और जो सिक्योरिटी रीजन थे जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि यार ये क्यों फेल हो गई और किस तरह मतलब हो गया इम्पैक्ट उनका। और यकीन माने इतने जो उन्होंने उधर से जो रॉकेट दागे हैं ना, ठीक है, ईरान ने इसराइल के ऊपर, उनका एक्सपेंसिव इतना नहीं होगा जितना ये डिफेंस वाले वो जो इक्विपमेंट हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो पता नहीं कितने बिलियन के मिलियन के वो डिफेंस rockets सिस्टम हैं। महंगा होता है, इसमें बहुत कोई शक महंगे नहीं हैं है। वो, और वो कह रहे हैं कि हमारी मतलब अप्रोच से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो अब दोबारा उनको लाना, उनको रखना, फिर वो कैश का प्रॉब्लम होता है। नो डाउट वो सिलसिले जो है कैश का प्रॉब्लम और एक इसराइल नई को बात नहीं है, सुनने के अमेरिका लिए ये खुला मिली है पैसा कि बाहर है उस ये पे। जो प्लास्टिक मिसाइल थे ये रशिया ने दिए हैं, और ये वो मिसाइल हैं जो कि डिटेक्ट ही नहीं हो सके आयरन उन्होंने डोम अपना में। तैयार किया एक जो आयरन उनका डोम नाम की पता वो नहीं- रडार में नहीं, आई कोई इन्होंने नहीं। ईरान ने तैयार किया था, उनका कोई नाम रखा है उन्होंने, और वो खास कोई नाम है उसका, मेरे ध्यान निकल गया। वो उन्होंने तैयार किया, और वो उसकी स्पीड जो है सुपर सोनिक हाँ स्पीड है। तो बिल्कुल। वो जो है वो रडार लास्ट इनके पास सिक्योरिटी होती है जो 2 से बच के तीसरे पे आ जाए, ठीक है, तो वो तीसरा अटैक करता है जो बिल्कुल ओजोन लेयर के ऊपर होता है, मतलब आप बिल्कुल फिजा में होंगे ऊपर टॉप पे, और वो टारगेट किया जाता है अपनी मर्जी से। तो वो वाला है, और वो सुपर सोनिक है। और मतलब यही कह लें, उन्होंने जो एस्टिमेट टाइम उन्होंने बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, वो कह रहे हैं कि 3 या 4 मिनट में वो गुजर सुपर जाता सोनिक है, 3 या 4 मिनट में वो टारगेट को हिट कर देगा जाके। बिल्कुल। कितना आयरन डोम फासला है के डिटेक्ट करने दोनों से में। पहले पहले वो उसकी लिमिट से आउट हो जाता है। यार चलें ये जी देखते हैं आगे क्या होता है, कौन हमला करता है, अब कौन मरता है, कौन जो मैं है तो वो चाहता जिंदा हूँ रुक रहता जाए है। बस, यहाँ पे नहीं रुक हम तो जाए चाहते हैं भाई रुक जाए, ये भाई। जंग रुके तभी जो है सिविलियन नहीं मरेंगे। तो बाकी जो है वो भी देखते हैं। अब नहीं वो सर फिर कोई भी मान रहा तो हम क्या करें, फिर हम दुआ ही कर सकते हैं फिर वक्त इधर बैठ के। हम नहीं कहते कि हम जाके लड़ना चाहते हैं, जो चलो कहता है वो जी जाके लड़े। देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है।
और इनकी डिटेलिंग वीडियो थी नो डाउट। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।